गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जर्नल का एक प्रश्न और देखेंगे। तो प्रश्न देख लो, कुछ टाइप सा है। इस प्रश्न को आपको कॉपी में लिखना है और उसके बाद आप इसे जर्नल के रूप में कॉपी में ही ठीक से दिखाओगे। तो पहला व्यवहार है रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। दूसरा व्यवहार है बैंक में रुपया जमा किया। तीसरे नंबर का व्यवहार है मोहन को माल बेचा। चौथे नंबर पे है मोहन ने माल वापस किया। पांचवें नंबर पे है शाम से माल खरीदा। छठवें नंबर का व्यवहार है कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। आठवें नंबर पे है माल नगद खरीदा। 9वें नंबर पे भाड़ा दिया। 10वें नंबर पे है ऋण पर ब्याज दिया। तो इन व्यवहारों की किस प्रकार की प्रविष्टियां होती है इसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो व्यवहार था उसमें था व्यापार आरंभ किया। तो निम्न व्यवहारों को पंजी में दर्ज कीजिए करके बोला गया है। पंजी मतलब कि जर्नल को ही पंजी कहते हैं। पंजी, रोजनामचा, नकल बही, ये सभी जर्नल के ही अलग अलग पर्यायवाची नाम है। तो पंजी शब्द जर्नल के लिए ही संबोधित होता है। तो पहला व्यवहार रोकड़ से व्यापार आरंभ किया। रोकड़ से व्यापार आरंभ करते हैं तो व्यापार में रोकड़ आएगी और स्वयं व्यापारी इस रोकड़ को देने वाला होगा और इसीलिए वास्तविक खाते के नियम के अनुसार जो वस्तु व्यापार में आती है उसको डेबिट करना है। यहाँ पे रोकड़ व्यापार में आ रही है इसलिए रोकड़ खाता डेबिट करेंगे और व्यापारी स्वयं ये धन देने वाला है रोकड़ के रूप में अपने व्यवसाय को। इसलिए पूंजी ये जो शब्द है वह स्वामी का प्रतिनिधित्व करने के लिए शब्द आएगा। व्यापार के मालिक का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूंजी शब्द आएगा और इसी कारण से पहली प्रविष्टि होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अर्थात रोकड़ खाता डेबिट पूंजी खाते से। ठीक है, अमाउंट है 50,000, डेबिट साइड में 50,000, क्रेडिट साइड में भी 50,000 रुपया। तो इस टाइप का ये पहला व्यवहार होगा। कैश अकाउंट डेबिट मतलब कि रोकड़ खाता डेबिट टू कैपिटल अकाउंट मतलब कि पूंजी खाते से। तो इस प्रकार का ये व्यवहार हुआ। ब्रैकेट में स्पष्टीकरण लिखना है। स्पष्टीकरण आप लिखोगे व्यापार प्रारंभ करने हेतु। तो इंग्लिश में लिखना है तो लिखेंगे बीइंग द बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो इस टाइप से ये पहले नंबर का व्यवहार हुआ। फिर उसके बाद दूसरे नंबर का व्यवहार दिया हुआ है बैंक में जमा किए। बैंक में जमा किए हैं 40,000 रुपए। बैंक में अगर जमा करते हैं तो बैंक भी व्यक्तिगत खाते में शामिल होता है। बैंक है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट जिसको हम कहते हैं। तो बैंक में जमा किए, बैंक में आप क्या जमा करोगे? रुपया जमा करोगे और इसीलिए बैंक क्या हो जाएगी? पाने वाली हो जाएगी और रुपया आपके पास का जाएगा। व्यक्तिगत खाते का नियम है जो भी पाने वाला है उसको डेबिट करना है। यहाँ पे बैंक पाने वाली है इसलिए बैंक खाता डेबिट करोगे और आपके हाथों से रुपया जाएगा। जो वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार क्या होता है कि जो वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पे जो रुपया है वह वस्तुगत खाते के नियम के अनुसार क्रेडिट हो जाएगा और इसीलिए प्रविष्टि बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करके प्रविष्टि बनेगी। अब तो प्रविष्टि बराबर आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 40,000 रुपया 40,000 रुपीज। हिंदी में लिखना है तो बैंक खाता डेबिट रोकड़ खाते से और स्पष्टीकरण लिखेंगे बैंक में रुपया जमा करने हेतु। इंग्लिश में अगर लिखना चाह रहे हो तो इंग्लिश में लिखेंगे बीइंग द अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। तो इस प्रकार के ये दूसरे नंबर के व्यवहार की प्रविष्टि हो गई। फिर तीसरे नंबर का व्यवहार दिया है मोहन को माल बेचा। सोल्ड गुड्स टू मोहन। अमाउंट है 22,000 रुपया। मोहन को माल बेचे हैं। अभी यहाँ पे नगद का कोई उल्लेख नहीं है और मोहन नाम का व्यक्ति है करके स्पष्ट रूप में बताया गया है। इसीलिए मोहन और माल ये दो पक्ष यहाँ पे आएंगे। मोहन व्यक्तिगत खाते में शामिल होगा। मोहन को माल बेचते हैं तो मोहन नाम का व्यक्ति पाने वाला बन जाता है। इसलिए व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार मोहन को डेबिट करना पड़ेगा और माल बेच रहे हो आप अगर माल बेचोगे तो आपके पास से माल जाएगा। व्यापार से माल जाएगा। माल वास्तविक खाते में शामिल होता है। जो भी वस्तु व्यापार से जाती है उसको क्रेडिट करना है और इसीलिए तीसरे नंबर के व्यवहार की प्रविष्टि होगी
मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। माल बेचा करके बोला गया है, बेचने को विक्रय करके नाम से संबोधित किया जाता है और इसीलिए हम प्रविष्टि करेंगे तीसरे नंबर की प्रविष्टि मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मोहन का खाता डेबिट विक्रय खाते से। किसी भी व्यक्ति के सामने खाता करके शब्द डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है, सिर्फ मोहन डेबिट करके लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप का ये तीसरे नंबर का व्यवहार हो गया। पहला नंबर, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर का व्यवहार हो चुका है। यहाँ पे मोहन पाने वाला था और इसलिए मोहन को डेबिट करना पड़ा और माल आपके पास से गया है, इसलिए वास्तविक खाते के नियम के अनुसार जो भी वस्तु व्यापार से जाए उसको क्रेडिट करना पड़ता है। तो इस प्रकार का ये तीसरे नंबर का व्यवहार संपन्न हुआ। चौथे नंबर पे दिया है मोहन ने माल वापस किया। मोहन अगर माल वापस करता है, 2000 रुपये यहाँ पे उल्लेखित है। मोहन ने माल वापस किया मतलब कि मोहन नाम का व्यक्ति यहाँ पे प्रभावित हो रहा है। नगद का कोई उल्लेख नहीं रहता है। यहाँ पे आपने माल बेचा था तीसरे नंबर के व्यवहार में और वही उसी माल में से कुछ माल वापस आ रहा है और माल वापसी करने की स्थिति में आपके पास व्यापार में माल वापस आता है, व्यापार में वस्तु आती है और इसीलिए माल वापसी को ही हम विक्रय वापसी करके शब्द देंगे। विक्रय वापसी खाता डेबिट होगा क्योंकि जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करना है, यह वास्तविक खाते का नियम है। और मोहन नाम का व्यक्ति यहाँ पे अभी देने वाला है और इसीलिए मोहन को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे और इसी कारण से चौथे नंबर की प्रविष्टि जो होगी वह रहेगी विक्रय वापसी खाता डेबिट मोहन से। विक्रय वापसी खाता डेबिट मोहन से करके लिखना पड़ेगा और यह एंट्री उसी को ही बोला जाता है सेल्स रिटर्न। विक्रय वापसी मतलब कि सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा टू मोहन। ठीक है, इस टाइप से आप इसको लिखेंगे। मोहन के सामने अकाउंट शब्द नहीं जोड़ोगे। तो ये चौथे नंबर की प्रविष्टि होगी। फिर उसके बाद पांचवें नंबर का व्यवहार है शाम से माल खरीदा। शाम से अगर माल खरीदते हैं तो यहाँ पे भी व्यक्तिगत खाता प्रभावित होगा और माल का खाता वास्तविक खाता भी प्रभावित होगा। तो शाम से अगर आप माल खरीदते हो, नगद का कोई उल्लेख व्यवहार में नहीं दिया है, व्यक्ति का नाम स्पष्ट रूप में दिया गया है। शाम से माल खरीदोगे मतलब कि माल आपके पास आएगा, देने वाला व्यक्ति शाम बनेगा और इसीलिए माल आपके व्यापार में आ रहा है। वास्तविक खाते के अनुसार जो वस्तु व्यापार में है उसको डेबिट करना पड़ता है और इसीलिए माल खरीदा, खरीदने के लिए शब्द आता है क्रय। क्रय को इंग्लिश में बोलते हैं परचेस। परचेस अकाउंट डेबिट होगा, क्रय खाता डेबिट किया जाएगा। देने वाला व्यक्ति शाम है इसलिए शाम से करके लिखना पड़ेगा। तो पांचवें नंबर के व्यवहार में आपको लिखना है परचेस अकाउंट डेबिट टू शाम। ठीक है, तो इस टाइप से ये पांचवें नंबर का व्यवहार आप लिखोगे। परचेस अकाउंट डेबिट टू शाम। व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं जोड़ना है। ठीक है, तो सिर्फ शाम लिखोगे और खाते का उल्लेख करना ही आपको। तो जैसे अगर अकाउंट शब्द जोड़ना है तो आपको टू शाम पर्सनल अकाउंट करके शब्द जोड़ना पड़ता है, या तो शाम के व्यक्तिगत खाते से, मोहन के व्यक्तिगत खाता से, ऐसे शब्द जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इस टाइप से व्यक्ति के नाम के आगे अकाउंट शब्द नहीं जोड़ोगे, डायरेक्ट व्यक्ति का नाम लिखोगे। तो इस टाइप का ये पांचवें नंबर का व्यवहार हुआ। फिर उसके बाद छठवें नंबर का व्यवहार दिया है शाम को माल वापिस किया। शाम नाम के व्यक्ति को अभी आप माल वापिस कर रहे हो। पांचवें नंबर के व्यवहार में आपने शाम से माल खरीदा था, अभी आप शाम को क्या कर रहे हो, खरीदा गया माल में से कुछ भाग वापस कर रहे हो। तो शाम यहाँ पे अभी पाने वाला हो जाता है। व्यक्तिगत खाते के नियम के अनुसार पाने वाला यदि व्यक्ति है तो उसको डेबिट करना है। तो इस व्यवहार में शाम डेबिट हो जाएगा और आप माल वापस कर रहे हो। खरीदा गया माल में से कुछ माल आप वापस करोगे तो वो जो माल वापसी जो रहेगी उसको क्रय वापसी करके शब्द से संबोधित करोगे। व्यापार में से माल जाएगा इसलिए जो भी माल जाने वाला है उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। उस माल को हम नाम देंगे क्रय वापसी खाता। और इसी कारण से छठवें नंबर के व्यवहार की प्रविष्टि बनेगी शाम डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। शाम को डेबिट करना पड़ेगा क्रय वापसी खाते से। ठीक है, पाने वाला व्यक्ति शाम हो चुका है क्योंकि आपने शाम को माल वापस किया, इसलिए शाम डेबिट हो गया और आपके पास से माल जाएगा। उस जो भी माल आप अभी वापस कर रहे हो,
खरीदा गया माल वापस करते हो तो उसको क्रय वापसी खाता करके संबोधित किया जाता है और इंग्लिश में उसी को ही परचेस रिटर्न अकाउंट करके कहते हैं। तो इस टाइप का ये 6वें नंबर का व्यवहार हो गया। 7वें नंबर के व्यवहार के लिए दिया है कार्यालय प्रयोग के लिए या कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। कार्यालय उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा, इसी का मतलब है व्यापारिक उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। व्यापार के लिए, व्यापार को अच्छी तरह से संचालित करने के लिए अभी आप यहाँ पे फर्नीचर खरीद रहे हो, अर्थात सिर्फ फर्नीचर खरीदा इसी सेंटेंस के लिए ही प्रविष्टि की जाएगी और यह फर्नीचर नगद खरीदा जाएगा। तो फर्नीचर सिर्फ फर्नीचर खरीदा ऐसा सेंटेंस रहता है तो कोई संपत्ति खरीदी करके उल्लेख रहता है, व्यक्ति का कोई नाम दिया नहीं रहता है, तो उस समय व्यवहार को नगद माना जाता है। तो यहाँ पे अभी आप फर्नीचर खरीद रहे हो, फर्नीचर खरीदोगे तो एक तो फर्नीचर नाम की संपत्ति आपके पास आपके व्यापार में आएगी और आपके पास का रुपया जाएगा। दोनों भी वास्तविक खाते में शामिल होगा, फर्नीचर एवं रोकड़। एक वस्तु व्यापार में आएगी परंतु एक वस्तु व्यापार से जाएगी। फर्नीचर व्यापार में आएगा इसलिए डेबिट होगा, रोकड़ व्यापार से जाएगी इसलिए क्रेडिट होगा। और इसी कारण से अभी जो 7वें नंबर की प्रविष्टि हम करेंगे वह रहेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करके यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे बाय चेक करके इंग्लिश में दिया है। 7वें नंबर के व्यवहार में इंग्लिश में दिया है बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज बाय चेक। चेक करके संबंध रहता है, मतलब कि वो बैंक से व्यवहार रहता है और इसीलिए यहाँ पे फर्नीचर तो आपके पास आ रहा है परंतु बैंक में से रुपया जाएगा, इसीलिए टू बैंक अकाउंट करके लिखेंगे। फर्नीचर खाता डेबिट बैंक खाते से। 7वें नंबर के व्यवहार की एंट्री हो गई है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, 9,000 रुपए की एंट्री। फिर उसके बाद आगे अगले नंबर का व्यवहार है 8वें नंबर का माल नगद खरीदा। माल नगद खरीदते हो तो यहाँ पे माल नगद खरीदोगे मतलब कि माल आपके पास आएगा और रोकड़ आपके पास से जाएगी और इसी कारण से माल नगद खरीदने के उल्लेख के लिए जो वस्तु व्यापार में आए उसको डेबिट करना पड़ता है, इसलिए 8वें नंबर के व्यवहार में खरीदा करके बोला गया है क्रय खाता डेबिट हो जाएगा और रोकड़ आपके पास से जाएगी। क्लियर उल्लेख है नगद खरीदा करके बोला गया है और इसी कारण से माल नगद खरीदते हो तो रोकड़ आपके पास से जाएगी, रुपया आपके पास का जाएगा। इसी कारण से 8वें नंबर के व्यवहार की एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, इस टाइप का ये 8वें नंबर का व्यवहार होगा। उसी को हम क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से करके बोलेंगे। तो इस टाइप की ये प्रविष्टि होगी। फिर उसके बाद 90वें नंबर का व्यवहार दिया हुआ है भाड़ा दिया। भाड़ा दिया पेड कार्टेज करके इंग्लिश में दिया है। तो भाड़ा दिया, भाड़ा देना मतलब कि व्यय चुकाना हो गया है, गाड़ी भाड़ा आप चुका रहे हो तो रोकड़ आपके पास की जाएगी और एक व्यय चुकाना यहाँ पे आपको पड़ रहा है। तो जो भी व्यय आप चुकाते हो तो ये नाममात्र खाते में शामिल होता है। व्ययों को डेबिट करना है और आय अगर होती है तो क्रेडिट करना है। भाड़ा दिया करके बोला गया है मतलब कि व्यय चुकाया है, हानि हो रही है आपको, रुपया जा रहा है आपके पास से और इसीलिए भाड़ा दिया व्यय को डेबिट करोगे, भाड़ा खाता डेबिट क्या हो जाएगा, भाड़ा खाता डेबिट हो जाएगा क्योंकि व्ययों को हमें डेबिट करना पड़ता है नाममात्र खाते के नियम के अनुसार और यहाँ से रुपया आपके व्यापार से जाएगा, इसलिए टू कैश अकाउंट रोकड़ खाते से। तो 90 नंबर का व्यवहार बनेगा कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इस टाइप का 90 नंबर का व्यवहार। गाड़ी भाड़ा खाता डेबिट रोकड़ खाते से, तो इस टाइप का ये 90 नंबर का व्यवहार हो जाएगा। और 10वें नंबर के व्यवहार में दिया है ऋण पर ब्याज दिया। ऋण पर ब्याज दिया है, टोटल ब्याज है 500 रुपया। तो ऋण पर ब्याज देते हो, ऋण पर ब्याज देना मतलब कि आपने किसी व्यक्ति से ऋण लिया हुआ था, अभी आपको उस पर ब्याज चुकाना है। ऋण पर ब्याज चुकाते समय आपके पास का रुपया जाएगा और ये भी एक क्या होगा, व्यय होगा। ब्याज चुकाना भी एक प्रकार का व्यय होगा, हानि होगी और यहाँ पे भी नाममात्र खाते में ब्याज का समावेश होगा और रुपया आपके पास से जाएगा, इसलिए प्रविष्टि करोगे ऋण पर ब्याज खाता डेबिट और
रोकड़ खाते से। 10वें नंबर के व्यवहार की प्रविष्टि होगी ऋण पर ब्याज खाता डेबिट रोकड़ खाते से। व्यय का खाता डेबिट करना पड़ता है। नाममात्र खाते के नियम के अनुसार व्यय को डेबिट करोगे और रोकड़ आपके व्यापार से जाएगी, इसलिए रोकड़ को क्रेडिट करोगे। इसलिए ऋण पर ब्याज खाता डेबिट रोकड़ खाते से इस प्रकार की ये प्रविष्टि होगी। जर्नल के नियम के अनुसार डेबिट में जितना प्रभाव पड़ता है उतना ही क्रेडिट में भी प्रभाव पड़ता है, इसलिए डेबिट में जो भी अमाउंट है वही अमाउंट क्रेडिट में भी दिखेगी और इसी अमाउंट का उल्लेख करते हुए आपको ये प्रश्न कंप्लीट करना है और जर्नल का योग आएगा 1,57,550। तो इस टाइप से जर्नल का टोटल है 1,57,550 रुपीज। तो इस टाइप का ये प्रश्न है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक से समझ के रखना है।